हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। कल लास्ट क्लास में हमने जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी। अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने देखा था क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। Okay, so today we are going to start the physical spectroscopy. Physical spectroscopy जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो यही से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। सबसे पहले हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखे थे कि तीन तरह के हम पढ़ने वाले हैं। एक तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड जो थर्ड है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों हमें डिस्कस करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें माइक्रोवेव रेडिएशन होता है। माइक्रोवेव हमने देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। देखो, हमने उसके अलग अलग रीजन देखे थे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने कुछ 7 रीजन्स कर दिए डिवाइड, और उसमें हमारे हर तरह के जो है रीजन दिए हुए हैं। जैसे कि हमारा ये था माइक्रोवेव का था, यूवी विजिबल का था, आपका आईआर का था, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव्स। इस तरीके से हमने एक सीरीज में उनको कल देखा था। ओके, सो रोटेशनल में हमारी माइक्रोवेव रेडिएशन यूज होती है। ठीक है, तो रोटेशनल में हमारी माइक्रोवेव यूज होती है। इसी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कल डिस्कस किया था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने जब देखा था, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या थी? एक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो ये थी, या फिर दूसरी इसकी जो डेफिनेशन थी वो थी कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका इंटरेक्शन जब होता है किसी मैटर, किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ, वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। पर रोटेशनल का क्या मीनिंग है यहाँ पर? देखो, रोटेशनल से डायरेक्टली दिख रहा है कि कुछ रोटेटिंग मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे रोटेशन के नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ये चीज कि जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो रोटेशन कर रहा होगा, राइट? तो इसलिए इसको रोटेशनल बोला है। अब मॉलिक्यूल रोटेट तो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम HCl ले लेते हैं। इस टाइप का एक मॉलिक्यूल है HCl, लीनियर मॉलिक्यूल। ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये रोटेट करता है, कुछ एक्सिस ऐसी हो सकती हैं जिनके थ्रू ये रोटेट करेगा। या तो एक्स एक्सिस हो सकती है, या फिर वाई एक्सिस हो सकती है, या जेड एक्सिस हो सकती है। 3 तरह की एक्सिस आपको दिख सकती हैं, इस तरीके से हमारी होती है। ठीक है, तो जहां पर भी रोटेशन वाली चीज आती है वहां पर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जनरेट हो जाता है जहां पर भी रोटेशन की बात हो रही होती है। तो यहाँ पर जो 3 एक्सिस हमें दिख रही है, एक्स वाई जेड, तो इन तीनों के थ्रू ही हमारे 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम? देखो, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, कई तरह के होते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल्स को ही कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल्स को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं रोटेटिंग मॉलिक्यूल के तौर पे। तो लीनियर मॉलिक्यूल में हमने एग्जांपल ये HCl का, उसमें हमने देखा इस तरीके से होता है। तो अब इसको आप HCl एक मार्कर को मान लो कि एक HCl मॉलिक्यूल है, राइट? इसको आप Cl मान सकते हो, ब्लैक वाली साइड को, इसको H मान लो। ठीक है, अब इसके जो रोटेशन की है, ध्यान से देखना, अगर रोटेशन हो रही है तो ये एक तो ये वाली एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस के थ्रू, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसके थ्रू रोटेशन हो रही है। तो ये जो रोटेशन आप देख रहे हो, ये रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल, तो क्या इससे कुछ चेंज आ रहा है? क्या इसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रोटेशन कर तो रहा है लेकिन H और Cl अपने प्लेस पे हैं, कोई इसमें चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के थ्रू एक मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको आप आई एक्स मान सकते हो।
ठीक है, कि एक्स एक्सिस के थ्रू हमने मान लिया कि जो आई एक्स है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 है। ठीक है, अब इसी के साथ में दूसरा देखो, यहाँ पर आपका जो ये एक एक्सिस तो ये हो गई थी, आप अब इसको मानो कि ये वाली जो है वाई एक्सिस ये वाली है, तो इस एक्सिस के थ्रू जब आप इसको रोटेट करोगे, ध्यान से देखना, अगर ये सीएल है तो इसको रोटेट करने से क्या हुआ, ये सीएल इधर की साइड आ गया। जैसे ही आपने रोटेट किया इसको 180 डिग्री, ध्यान से देखो 180 डिग्री कैसे हुआ है, यहां से जब सीएल को आपने 180 डिग्री रोटेट किया तो ये इधर आ गया, तो यानी इसकी प्लेस चेंज हो गई। ठीक है, तो यानी यहाँ कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा। अब एक तीसरी एक्सिस भी देख लेते हैं, एक एक्सिस जो यहां से जाएगी, जेड एक्सिस मान लो उसको, तो ये जो इस एक्सिस के थ्रू जाएगा तो इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रोटेट करते हैं, तो जैसे ही हम इसको 180 रोटेट करते हैं तो ये सीएल फिर से इस साइड आ गया, एच इस साइड आ गया, तो यानी चेंजेस तो यहाँ पर भी हुए हैं। बट इस वाले चेंज में और जो हमने ये वाला चेंज किया इसमें एक सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या देखिए आपको, ध्यान से देखो, अगर इस एक्सिस के थ्रू हम यहाँ पर ऐसे रोटेट करें तो भी सीएल इस साइड आ रहा है, अगर हम इसके थ्रू इसको रोटेट करें तो भी सीएल इधर आ रहा है, यानी कि दोनों एक्सिस से, चाहे वो y हो या z हो, दोनों एक्सिस के थ्रू जब आप कर रहे हो तो वो सेम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम इसमें लीनियर मॉलिक्यूल्स को कहेंगे कि उसमें जो एक एक्सिस होती है उस पर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और बाकी के जो दो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, बाकी के जो दो है वो सेम है। अब इसमें लीनियर मॉलिक्यूल में चाहे वो HCl हो, चाहे H2, N2, O2, किसी भी तरह के लीनियर मॉलिक्यूल हो उसमें ऐसा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक CO2 भी हो सकता है आपका, CN हो सकता है, HCl, तो इसका कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया, बाकी के दो सेम हो गए। ये होता है लीनियर मॉलिक्यूल के केस में। अभी हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप स्टार्ट नहीं किया है, फिलहाल हम सिर्फ रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स का हम एक जनरल टाइप्स देख रहे हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स के बाद में हमारे कौन से आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में। सेकंड टाइप के हम लिखते हैं इनको सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल, या फिर इनको हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कौन से टाइप के होते हैं, देखो इसमें ना दो तरह के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, एक तो होते हैं प्रोलेट टाइप और दूसरे होते हैं ओब्लेट। ये इनके नाम है प्रोलेट एंड ओब्लेट, सिमेट्रिक टॉप के टाइप्स के। ठीक है, अब इसमें जो प्रोलेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, देखो जितने भी हमारे CNV पॉइंट ग्रुप्स के होते हैं, पॉइंट ग्रुप जो होते हैं ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ते हैं, तो जो CNV टाइप के होते हैं हमारे वो सारे प्रोलेट होते हैं, और जो DNH टाइप के होते हैं वो सारे ओब्लेट होते हैं। एक्सेप्शन है बस C2V नहीं होना चाहिए इसमें, और इसमें D2H नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 वाले नहीं होने चाहिए, बाकी हो सकते हैं, जैसे कि C3V हो गया, C4V कोई भी हो सकता है, इसमें भी D3H हो गया, D4H, तो इस तरह के तो हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो ये C2V और D2H है ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो प्रोलेट में जैसे CNV पॉइंट ग्रुप है हमारा, C3V पॉइंट ग्रुप, तो C3V पॉइंट ग्रुप जैसे कि हमारा कौन सा हो सकता है, NH3 हो गया, CH3Cl हो गया, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें प्रोलेट की, ओब्लेट में क्या होंगे, जैसे D3H है, जैसे कि BCl3 हो गया हमारा, BH3 हो गया, BF3 हो गया, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम CH3Cl का एग्जांपल लेते हैं।
इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। अब इसमें भी क्या होगा, देखो रोटेशन किस तरीके से होगा, इसमें भी 3 एक्सिस के थ्रू रोटेशन हो सकता है। इसको भी हम इसी एग्जांपल से लेते हैं जैसे हमने लीनियर का देखा था। तो इसमें भी हम क्या मानते हैं कि ये वाली साइड है हमारी, इधर हमारा Cl है और इधर बाकी 3 H है। इस बार 1 H नहीं 3 H है, ठीक है। तो अगर आप एक के थ्रू ऐसे रोटेशन करोगे तो चेंजेस आएंगे उसमें, क्योंकि H इस बार 3 है, ठीक है। तो उनकी आपस में पोजीशन चेंज होगी। इसका मतलब वहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बार वो चेंज होगा। तो इस एक्सिस के थ्रू जो आप मान रहे थे, पहले आप 0 बोल रहे थे, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। क्योंकि अब इसमें H की पोजीशंस चेंज होंगी ना। जैसे ही आप इसको करोगे, ये कुछ इस टाइप से होता है, तो आप इसको जब चेंज करोगे तो ये H अलग अलग प्लेस पे आएंगे, ठीक है। H सेम है लेकिन इनके जो पोजीशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। तो इनकी पोजीशन बदलने के कारण ही क्या हुआ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड चीज जो आपकी दूसरी एक्सिस देखते हैं आप, Cl वाली और H वाली साइड ये थी हमारी, ये एक्सिस के थ्रू आपने रोटेशन किया तो चेंजेस आए। अब फिर से इस वाली एक्सिस को देखते हैं। अगर हम इस एक्सिस के थ्रू करें तो ये Cl बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है, इधर की साइड आ गया। इधर की साइड से करें तो भी Cl इस साइड आएगा, यानी चेंजेस तो हो रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल चेंज हो रहा है, बट जो दोनों पोजीशन है हमारी वो सेम ही है। तो जो इस बार हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं वो सेम ही है, ठीक है, वो दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर DNH वाले पॉइंट ग्रुप की बात करें BCl3, तो उसमें भी सेम क्या चीज होगी, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक के थ्रू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो दूसरे वाली है हमारी दोनों वो भी हमारी इक्वल होगी, ठीक है, सेम इसकी तरह। तो जब ये चीज सब सेम ही हो गई, फिर ये अलग अलग क्यों है प्रोलेट ऑब्लेट, इसमें डिफरेंस है। देखो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका ये 0 के इक्वल तो नहीं है, यानी ये हमारा कुछ और वैल्यू होगी 0 से अलग, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इन दोनों में आपस में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इन दोनों से ज्यादा होगी या कम होगी वैल्यू, ये हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रोलेट टाइप होते हैं हमारे, जो प्रोलेट टाइप होते हैं उसमें जो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कम होता है। IY और IZ ये हैं हमारे दोनों सेम, बट ये ज्यादा होते हैं इस वाले से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जबकि ओब्लेट में इसका अपोजिट होता है, IY और IZ सेम तो होते हैं लेकिन लेस देन होते हैं इससे, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। तो ये हमारे कौन से थे, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, प्रोलेट और ओब्लेट, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का कुछ मेथड भी बता दूं, साथ साथ टैक्टिक तो लगानी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ। जैसे देखो O बन रहा है इस टाइप से और D बनता है इस टाइप से, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब इसको आप मान लो कि थोड़ा सा O शेप में ही मान लो इसको कि O शेप में ही है। तो जहां भी O की बात हो रही है ओब्लेट की, वहां D आएगा, OD, ठीक है। जहां पे P की बात हो रहा है वहां C आएगा, PC, प्रियंका चोपड़ा याद कर लो यार। तो P और C, PC एंड O एंड D ओब्लेट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा के याद रख सकते हो, ठीक है। और ज्यादा कम में क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हाँ, इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है प्रोलेट वाले की और ओब्लेट वाले की कम है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसको याद करने का बहुत इजी मेथड है, PROLATE। टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें, 4 5 6 7, ठीक है। इसमें टोटल 7 लेटर्स, इसमें टोटल 6 लेटर्स। तो जिसमें ज्यादा लेटर्स हैं उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है हमारी आज की टैक्टिक इसमें। तो इसको याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल देखना है भाई ओब्लेट में कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है हमारा, DNH होता है या CNV होता है। हम भूल जाएंगे एग्जाम में, नहीं याद रहेगा। तो उसको याद करने का बहुत अच्छा मेथड है कि O को मान लो कि D के जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो O और D, जब भी ओब्लेट की बात होगी वहां D वाला आएगा DNH, ठीक है। जहां प्रोलेट की बात होगी वहां CNV वाला आएगा, ठीक है। इसको आप PC याद रख लो, प्रियंका चोपड़ा कर लो या कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो PC, तो ये चीज हो जाएगी। बाकी अगर ज्यादा और कम वैल्यू उसको याद रखने का मेथड है वो ये होगा कि इसमें जो प्रोलेट में है 7 लेटर्स हैं, ओब्लेट में 6 लेटर्स हैं,
तो जिसमें ज्यादा लेटर उसमें उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिक लगाओ और इसको लर्न रखो हमेशा। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक टॉप। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं इससे नेक्स्ट स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप थर्ड वन है स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो भी हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होते हैं उनको बोला जाता है स्फेरिकल टॉप। ठीक है, जो भी हमारे टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल होते हैं उनको बोला जाता है, जैसे कि CH4 पॉइंट ग्रुप हो गया हमारा, तो वो सब क्या है हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाले स्फेरिकल टॉप होते हैं। अब स्फेरिकल टॉप है तो उसको एक स्फेयर की तरह मान लो। अब एक स्फेयर है, ठीक है, उसको किसी भी एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दो आप। अभी मेरे पास कुछ है नहीं है सराउंड, लेकिन आप सोचो कि एक बॉल है स्फेरिकल टॉप, तो बॉल है, एक बॉल को कहीं से भी घुमाओ, क्या आप बता सकते हो कि कौन सी साइड आई है, उसकी कौन सी एक्सिस है? कुछ भी नहीं बता पाओगे, हर तरह से सेम ही है, वो बॉल है बिल्कुल। तो जो भी हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होते हैं ना, वो स्फेयर टाइप के हम मान रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के कहीं से भी घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी वैल्यूज होंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो सब सेम आएंगी। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारी वैल्यूज सेम आने वाली हैं। ठीक है, अब फोर्थ वन देखते हैं हम लास्ट, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक टॉप का नाम बता रहा है कि एसिमेट्रिक, यानी इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, एसिमेट्रिक टॉप का मतलब इसमें कोई सिमेट्री ही नहीं होगी। एसिमेट्रिक टॉप वाले कौन से होते हैं? कोई सिमेट्री ही नहीं है इसमें, तो सिमेट्री ही नहीं है तो फिर तो इन सब की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपस में इक्वल भी नहीं होंगी जब कोई सिमेट्री नहीं है। तो यानी तीनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट टाइप की हैं। ठीक है, और एसिमेट्रिक टॉप में होते कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं? इसमें हमारे H2 को भी हम एसिमेट्रिक टॉप में ही मानते हैं। जो हमारे C2V पॉइंट ग्रुप वाले होते हैं वो हमारे इसी में होते हैं, C2V पॉइंट ग्रुप वाले, वो सब एसिमेट्रिक टॉप में ही आते हैं हमारे। बाकी हम ये ले सकते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल्स, वो भी इसी में आते हैं एसिमेट्रिक टॉप में हमारे। ठीक है, तो ये इस टाइप के होते हैं। तो हमने ये चार टाइप देख लिए कि रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना हमारे इस चार तरह के होते हैं। लेकिन हम जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसमें हम मेनली फोकस करने वाले हैं अपने लीनियर मॉलिक्यूल्स पे। हम लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ही सब कुछ निकालने वाले हैं, उसमें एनर्जी क्या होती है और जो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, मेनली हमारा लीनियर मॉलिक्यूल ही होता है, बट हमने जस्ट ये देख लिया कि होते कौन कौन से हैं। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि कोई मॉलिक्यूल है हमारा, जैसा हमने कहा लीनियर मॉलिक्यूल ही कंसीडर करना है हमें, तो लीनियर मॉलिक्यूल हमने ले लिया HCl। ठीक है, ये रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, इसकी जो है किसी एक्सिस के थ्रू रोटेशन हो रही होगी, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करते करते उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही होगी। ठीक है, रोटेट करने से भाई रोटेशन कर रहा है वो किसी टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी बार रोटेट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वो कितनी बार फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो रही है उस टाइम पे, तो वो हम देख रहे हैं। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, माइक्रोवेव आती है। तो माइक्रोवेव क्या करती है, उनकी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, माइक्रोवेव की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब इसके रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी इस वाली फ्रीक्वेंसी के सिमिलर हो जाएगी, जब इस वाले रोटेटिंग मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी इस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो वहां पर रेडिएशन होता है। तो जब तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब HCl हमारा कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है, रोटेट कर रहा है, कोई माइक्रोवेव आ रही है वहां से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जब इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और
रेडिएशन एब्जॉर्ब करने से ये एक्साइट होता है, एक्साइटेड टू अनदर लेवल, ये किसी और लेवल में एक्साइट हो जाता है। अब लेवल्स होते हैं हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स के, मान लो मॉलिक्यूल यहाँ पर है फिलहाल, जब इसने कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब की तो ये एक्साइट होके नेक्स्ट वाले लेवल में चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके का एक प्रोसीजर होता है, यही हम करते हैं। तो यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यही हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, ऊपर से एक माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है, तो जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी तो ये मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने से ये एक्साइट हो जाएगा, एक अनदर लेवल पे जाएगा, ठीक है, अनदर कोई भी रोटेशनल लेवल होगा उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि लेवल्स बना देते हैं, हमने ये देखा है ना, मान लो ये वाले लेवल, मतलब ये मान लो कि J इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब ये कोई लेवल है, J1 J2 J3 J4 इस तरीके से मान लिया हमने। ये 0 1 2 भी मत मानो, ये मान लो कि ये J1 है, J2 J3 J4 इस तरीके के रोटेशनल लेवल्स हैं। तो मॉलिक्यूल यहां से जब एक्साइट होके यहां गया तो इसकी एनर्जी क्या रही होगी, इस मॉलिक्यूल की क्या एनर्जी होगी, और जब ये ग्राउंड स्टेट में था तब इसकी क्या एनर्जी रही होगी, ठीक है। जब ये ग्राउंड स्टेट में था तब इसकी क्या एनर्जी थी, जब ये एक्साइट होके गया ऊपर एब्जॉर्ब करके रेडिएशन तब इसकी एनर्जी क्या हुई, ठीक है, वो हमें नहीं पता है। तो मेन फोकस हमारा इस एनर्जी को फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। तो मेनली हमें क्या करना है, इस एनर्जी को ही देखना है कि एनर्जी एक्चुअली है क्या, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कौन से लेवल में जा रहा है, उस लेवल की एनर्जी क्या है, तो हमें यही निकालना है। तो इसमें हेडिंग डालो रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि रिजिड है या नॉन रिजिड है, इससे भी फर्क पड़ता है। रिजिड का मतलब कोई बोन जो है वो बिल्कुल रिजिड है, वो वाइब्रेट नहीं हो रहा है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स है। तो उससे होगा क्या, रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, वही डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब लीनियर ही ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स को हम, तो हम लीनियर की ही बात कर रहे हैं, बट वो रिजिड है हमारा, ठीक है, बोन फिक्स है। तो उसके लिए जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो हम निकालते हैं फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। क्वांटम की इक्वेशन है, पूरा सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको करके हमने सोल्व जैसे कैसे किया है, तो वहां से हमारे पास जो है इसकी एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी क्या होती है, ये E इज इक्वल टू h²/8π²I J+1, ठीक है, और ये होती है इन जूल, ये एनर्जी होती है इन जूल। अब यहां पर देख लो क्या क्या होते हैं, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है इसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू होती है। पाई तो होता ही है 22/7। आई की वैल्यू, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता तो ये है mr², लेकिन ये जब हम कोई दो मॉलिक्यूल्स ले रहे होते हैं ना, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स, जब हम कोई दो डिफरेंट एटम्स ले लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल HCl ही ले लिया था हमने, तो एक H इधर Cl इधर, तो ये इसका जो कुछ मास है थोड़ा कम मास होगा, Cl का मास ज्यादा होगा, तो इनके मास जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है।
तो फिर हम यहाँ पर mr² फॉर्मूला नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं μr², यानी अब हम यहाँ पर रिड्यूस मास लेते हैं। म्यू क्या है हमारा? रिड्यूस्ड मास। इसकी वैल्यू क्या होती है? m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेते हैं। रिड्यूस्ड मास म्यू और r जो है इनके बीच की डिस्टेंस है, एक सेंटर होता है, उस सेंटर से जितनी डिस्टेंस इसकी है r1 और इसकी जितनी r2। ठीक है, ये चीज होती है। j क्या है हमारा यहाँ पे? where j is rotational quantum number। ठीक है, और क्या रह गया? हाँ ठीक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब ये जो चीज होती है ना पूरी, ये वाला पार्ट हमारा b के इक्वल होता है h²/8π²I। और ये उस केस में होता है जब E एनर्जी जो है हमारी वो जूल में दी हुई हो। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको पर सेंटीमीटर में चेंज करना हो, E इन पर सेंटीमीटर अगर निकालना हो, तो क्या किया जाएगा? तो जब भी हमें जूल को पर सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम HC से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय HC। ठीक है, डिवाइड बाय HC। तो इसको हम कैसे करेंगे? h²/8π²I HCj+1। एक h यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो एक ही h बचेगा, h/8π²IC j+1 पर सेंटीमीटर। ये आई है हमारे E की वैल्यू। कौन से वाला E? जो हम रोटेशनल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी हमारी EJ। इसको सिंपल E भी लिख सकते हो और J भी लिख सकते हो। ये रोटेशनल के लिए है इसलिए इसको EJ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या होगी? ये वाली चीज जो है हमारी, ये पूरा ये है हमारा B। और B है क्या यहाँ पे वैसे? रोटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये चीज होगी। तो इसका हम अगर जनरल फॉर्मूला देखें EJ वैल्यू का, तो वो है BJ+1। अब यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे, ये जूल या पर सेंटीमीटर में है, वो हम डिसाइड कर लेंगे किस में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग B की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आएंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको लेवल्स दिए हो और आपको B की वैल्यू भी दी हो, रोटेशनल कांस्टेंट की। सिंपल आपको एनर्जी निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको बाय चांस ये दे दिया कि I की वैल्यू गिवन है, B नहीं है लेकिन I की वैल्यू गिवन है, तो आप फिर सारी वैल्यूज पुट करके I पुट करके B फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये हुई हमारी एनर्जी लेवल की बात, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और हर लेवल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे कुछ लेवल्स बने हुए हैं, ये सबसे पहले मान लो कि जब हमारा J 0 है तब EJ की वैल्यू क्या होगी? J 0 हो गया तो EJ भी 0 हो गया, यानी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है आपकी वो 0 है। ठीक है, तो जब हम J1 की बात कर रहे हैं तो वो J0 की बात कर रहे हैं, 0 लेवल पे, तो वो हमारा 0 है एनर्जी। उसके बाद की एनर्जी, अच्छा एनर्जी 0 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल रोटेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, उस टाइम पे मॉलिक्यूल का कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो जब कोई रोटेशन ही नहीं है तो फिर वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? ठीक है, तो ये हमारी चीज 0 हो गई एनर्जी। उसके बाद जब J हमारा 1 लोगे तो यहाँ पर 1 पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा? B2 2B। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई वो 2B आई। जब आप J को 2 पुट करोगे, 2 + 1 3, 3 × 2 6, 6B आएगा। फिर आप इसको 4 पुट कर दो
सॉरी 3 पुट कर दो तो 3 + 1 4 एंड 3, 4 × 3 12 भी आ गया। 4 पुट कर दो इसको, 5 4 20 तो इस तरीके से आपके जो एनर्जी लेवल है वो इस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी हो गई हर लेवल की। अब इन सब में आप अगर डिफरेंस की बात करते हो तो सबका डिफरेंस अलग अलग है। इसका डिफरेंस जो देख रहे हो आप ये 2 भी है, इसका देख रहे हो 4 भी है, इसका 6 भी है एंड इसका 8 भी है। ठीक है, लेकिन जो इसके बाद का डिफरेंस आप देखोगे तो वो सब में सेम है। इनको अगर आप देखो ये 2 भी है, ये देखोगे तो ये भी 2 भी है, और ये देखोगे तो ये भी 2 भी है। बाद में जो डिफरेंस है वो 2 भी आ रहा है, लेकिन इनिशियली नहीं है, क्योंकि देखो ये क्वांटाइज्ड होते हैं सारे के सारे एनर्जी लेवल। हमने पहले ही कहा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज होती है। तो यहाँ पर क्वांटाइज का मतलब यही है कि इस पर्टिकुलर लेवल में इतनी एनर्जी है, इस वाले लेवल में इतनी एनर्जी है। इनको पहले ही हमने फिक्स कर दिया कि ये एनर्जी होती है। इसके बीच का पार्ट आप नहीं ले सकते, यहाँ 5 भी नहीं ले सकते आप, 10 भी नहीं ले सकते। जितनी एनर्जी है वो यही है। ठीक है, बीच का कोई एनर्जी नहीं लोगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि क्वांटाइज है, वो लिमिटेड अमाउंट में है पहले से ही। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे ये हुए। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे कहीं पे भी, किसी भी लेवल में, फिर वो एब्जॉर्ब करेंगे उसको, लाइट को, रेडिएशन को, फिर वो एक्साइट होंगे। अब यहाँ पर ना एक सिलेक्शन रूल आता है। सिलेक्शन रूल कहता है कि जो डेल्टा जे होगा हमारा वो ±1 होना चाहिए। यानी अगर हमारा डिफरेंस जो है वो ±1 का है तो ही एनर्जी लेवल जो होंगे हमारे वो वही वाले हमारे जो है अलाउड होंगे। जैसे कि अगर आप इस वाले j = 0 से j = 1 2 3 4, ये j की वैल्यूज हैं सारी की सारी, तो अगर आप j 0 से 1 में जाओगे तब तो ठीक है, ये हमारा, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है 1। जब आप 1 से 2 में जाओगे तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 2 to 3 जा रहे हो तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 3 - 2 1। तो ये तो सिलेक्शन रूल हुआ कि हमारे ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे जो हो रहा है एक्साइटेशन, वो हमारा अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस इस 1 लेवल से डायरेक्टली 3 में चला जाए, 3 से मतलब 1 से 3 में चला जाए तो 3 - 1 2, यानी ये वाला फॉरबिडन हो गया हमारा, ये अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए सिलेक्शन रूल बनाए गए हैं कि जो एक्साइटेड होगा मॉलिक्यूल वो ऐसे नहीं होगा कि एक लेवल से डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ लेवल्स जो है उसके डिसाइड कर दिए कि इतना डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज होती है हमारी। तो ये सिलेक्शन रूल और ये एनर्जी आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। अब ना एक और इम्पोर्टेंट सी बात, जैसे हमने अभी निकाला था BJ+1, ठीक है। अब मान लो कि हम निकाल रहे हैं एनर्जी गैप, कोई 2 लेवल्स थे हमारे, उनके बीच में हमें कोई गैप निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि हम J1 से, मतलब J से J+1 तक जा रहे हैं, ये मान लो आप। कोई भी ऐसा है, अगर ये 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हुआ तो 3। तो हमने इसको जनरली मान लिया कि जब J से J+1 तक जाएंगे तो हमारी क्या एनर्जी गैप होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं B, J को हम सबसे पहले क्या मानेंगे J+1, क्योंकि ज्यादा वाली वैल्यू सबसे पहले लेंगे J+1। इस J की जगह भी J+1 रखेंगे, +1 पहले से है, माइनस, अब सिंपल J लेंगे। तो जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, देखो पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। J+2 माइनस BJ J+1, अगर हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आएगा, J² + 2J + J + 2 माइनस BJ² + J BJ² + 2J + J 3J, और B भी है साथ में, 3BJ + 2B माइनस BJ² माइनस प्लस माइनस BJ। अब यहाँ से देखो BJ² तो कैंसिल, क्योंकि 1 + 1 माइनस है, 3BJ माइनस BJ कितना हुआ 2BJ + 2B, फिर से B कॉमन ले लिया, 2B कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा J+1।
तो ये जो आया है आपका, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला तो पूरा सोल्व किया है, लेकिन सोल्व करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमें किन्हीं दो लेवल, मान लो 2 और 3 के बीच का हमें निकालना है कि बता दो कि क्या एनर्जी क्या होगा, तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, 2bj+1, बस जे में आपको ना छोटे वाली वैल्यू रखनी है, जो आपका लोअर लेवल है ना, ये वाला लेवल लोअर है ना, तो लोअर लेवल वाली वैल्यू पुट करनी है। 3 × 2 6b, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 6b आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, और इसमें जो जे है वो हमेशा लोअर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लोअर वाला लेवल, तो उससे हम अपना आराम से एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी गैप निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा एक तो फॉर्मूला एनर्जी वाला जिसमें हमने bj+1 किया, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला जिसमें एनर्जी गैप निकालनी है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं, तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी, यानी जो हमारी लाइन जो एक्साइटमेंट हुआ है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कर लेना एंड कीप लर्निंग।